है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करके आ चुके हैं कंटिन्यू करने के लिए जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को हमें यहाँ पे डिस्कस करना बचा हुआ है। जो हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसिड बेसिस को डिस्कस कर लिया था। क्लास 10th की केमिस्ट्री को हम कवर कर रहे थे जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जहाँ पे हमने 9th की केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लिया है और अभी हम 10th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बायो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम साइंस को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है। तो इस तरीके से हम अपने जीएस को पैटर्न वे में एक तरीके से कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज कि पीवाईक्यूज के ट्रेंड को हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया। हमने देखा है कि किस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका बीपीएससी हो गया और स्टेट पीसीएस हो गए, यूपी पीसीएस हो गए, अलॉन्ग विथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के जो एग्जाम्स जैसे सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, ये सारे एग्जाम्स में आप 100% रिलाई कर सकते हो इस सीरीज पर। इसके थ्रू आप पढ़ के जाओगे और उसका पीवाईक्यूज आप लगा कर जाओगे तो आप मोस्ट ऑफ द स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से मोस्ट स्कोर्स आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस है, इसके बेसिस पे हम लोग आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है इसमें हम 2-3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेटल्स के ऑकरेंसेस, किस तरीके से हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, नेचर में किस तरीके से वो ऑकर करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एंड देन कोरोजन्स एंड एलॉयज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा है मेटल्स के। तो मेटल के एग्जांपल से स्टार्ट किया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सारे क्या है मेटल है जिनमें क्या होता है शाइनी सर्फेसेस होते हैं, इसलिए मेटल्स में क्या होता है लस्टर होता है। तो ये हमारा सबसे पहला फीचर हो गया मेटल्स का कि ये क्या मेटल्स क्या होते हैं लस्टरस होते हैं, ये हमारा पहला फीचर हो गया। उसके बाद सेकंड फीचर यहाँ पे आ रहा है कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं। उसके बाद फर्दर देखिए अगर तो कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल्स को हम इजिली थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इस फीचर को क्या कहते हैं हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो वो ऊपर 1 था, 2, 3, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा मैलिएबिलिटी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो है डक्टिलिटी। अभी डक्टिलिटी क्या चीज है अगर हम देखें तो एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, मेटल्स जो थिन वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं उस प्रॉपर्टीज को उनके प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आगे देखें फर्दर प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और मेटल्स के पास क्या होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट्स आर सिल्वर एंड एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स जरूर याद रखना है। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जांपल्स के वे में ही आते हैं कि कौन से मेटल्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सा मेटल बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जब हमने मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि हाँ मेलेबिलिटी क्या थिन शीट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं वायर को, सॉरी मेटल को। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो हमारे एग्जांपल दिया कि मोस्ट डक्टाइल सॉरी मोस्ट मैलिएबल मेटल है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जांपल्स ही क्वेश्चन बनकर आएंगे। फर्दर डक्टिलिटी के बारे में देखते हो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है हमारा, तो ये गोल्ड है। तो गोल्ड एंड सिल्वर हमारे मोस्ट मैलिएबल मेटल हो गया और मोस्ट डक्टाइल क्या हो गया गोल्ड एंड गोल्ड हो गया हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल। ठीक है, अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में देखा जाए तो जो हमारा सिल्वर है और कॉपर है ये हमारे गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है सिल्वर एंड कॉपर। और लेड और मरकरी की बात करें तो लेड और मरकरी जो है कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से यही चारों ऑप्शन आ जाएंगे, फिर पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वन ओनली, 1 2 3 4 2 3 2 4 ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से आपको कोई एक चुनना होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स के बेसिस पे। तो आपको ये एग्जांपल्स हर हाल में ही दिमाग में रखने हैं कि लेड और मरकरी किस चीज का एग्जांपल है, पुअर कंडक्टर का है, और सिल्वर और कॉपर क्या है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको ये याद रखना है। फर्दर यहाँ पे अगर देखें तो गुड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं वो मेटल्स, जैसे मेटल जो हमारे हो गए जिनके बारे में पढ़ा कॉपर एंड सिल्वर, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे हैं। फर्दर जो फिफ्थ शायद फिफ्थ हाँ फिफ्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है सोनरस। मेटल क्या होते हैं सोनरस, जो क्या करते हैं साउंड स्ट्राइकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हार्ड सरफेस पे जब उनको पटका जाता है। जैसे हमारे स्कूल के बेल्स होते थे ना जो आवाज करते थे लॉन्ग दूर तक आवाज जाते थे, तो वो सोनरस प्रॉपर्टी उनकी होगी। तो मेटल्स क्या होते हैं सोनरस। तो ये कुछ एक हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी जो हमने देखा यहाँ पे कि डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी, मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं और मेटल के पास लस्टर होता है और मेटल सोनरस होते हैं। ये सारे कुछ हम मेटल्स के हमने प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं कि नॉन मेटल्स का क्या है।
तो बताया जा रहा है कि देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स, ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट जो है रिवर्स करके दे सकता है कि कम मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स ज्यादा होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा ही कम है कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स यानी मेटल्स हमारे नेचर में ज्यादा है कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। अब बताया जा रहा है कि नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। ये बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन आ जाता है, ब्रोमीन, जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल पूछ देगा आपका। सी, आपको एग्जाम्पल्स प्लस एक्सेप्शंस इन दोनों को हमेशा ही याद रखना है। जहां भी आपको साइंस में एक्सेप्शंस दिखे, ये एग्जाम में एग्जामिनर का नजर वहीं पे जाता है, तो आपको एक्सेप्शन और एग्जांपल्स पे ध्यान देना है। तो ब्रोमीन क्या होता है, ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। बस यही एक सिंपल ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सारे क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं। फर्दर अब कुछ एक्सेप्शन जो जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेटल से रिलेटेड, नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ एक एक्सेप्शन आपके यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है कि एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, तो कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जैसे सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, बट ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। उसी तरीके से जितने भी मेटल्स है वो सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, हमारा लिक्विड। यानी आपको याद रखना है कि दो ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पूछे कि कौन से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, तो वो कौन होगा, मरकरी प्लस ब्रोमीन, जिसमें मरकरी हमारा मेटल है और ब्रोमीन क्या हमारा नॉन मेटल है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में ऑप्शंस के थ्रू आ सकता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो होता है। ये दो पेयर रहेगा, इसके साथ साथ कुछ अदर दो पेयर दिए रहेंगे, तो आपको ये याद होगा, तो आप यहाँ पे सही टिक करके आ जाओगे। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो होता है, तो होता है गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। इनको अपने हाथ पे भी, अपने पाम पे भी रखते हैं, तो क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। उसके साथ-साथ हमने एक मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लस्टर, ठीक है? जो कि हमने पढ़ा था कि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है। ऑल्दो नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, बट ये एक्सेप्शन है। जैसे आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, लस्टरस होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ मेटल ही लस्टरस नहीं होते, एक एक नॉन मेटल भी है जो कि लस्टरस होता है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लस्टरस। तो आप क्या करोगे, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन मेटल जो हमने पढ़ लिया आयोडीन, जो कि एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल भी क्या होता है, लस्टरस होता है, ये याद रखना है। फर्दर कार्बन के बारे में देख रहे हैं, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जो कि जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे सबसे पहला फॉर्म इसका जिसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन पे ही वो पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये स्टेटमेंट पे आप ध्यान दो कि कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, वो अपने डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म उनका क्या है, डायमंड, और दूसरा फॉर्म क्या है उसका, ग्रेफाइट। तो डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जो आज तक हमें पता चला है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था जनरली कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि डायमंड, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है। तो ये भी क्या हो गया, हमारे लिए एक्सेप्शन हो गया। फर्दर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन ही है हमारा, ठीक है। फर्दर ग्रेफाइट के बारे में देखें तो ग्रेफाइट भी एक अनदर एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमने ये भी एक्सेप्शन देख लिया कि जनरली मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट यहाँ एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन सब का आपको क्या करना है, अपने नोट्स में एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। इधर साइड एक्सेप्शन लिखना है और क्या एक्सेप्शन है उसको लिख देना। या जैसे आप यहाँ पे एक मेटल का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, बट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज आपको इस तरीके से नोट्स बनाना है ताकि एग्जाम के लास्ट मिनट में आप ये सब चीजें एक बार इजिली आप मेमोराइज कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं अगर इस चैप्टर की बात करें तो। फर्दर अल्कली मेटल्स जो है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे पहले तो यही याद रख लेना, क्योंकि अल्कली मेटल्स का भी ऑप्शन आ सकता है कि हाँ भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें से कौन सा अल्कली मेटल नहीं है, या फिर कोई ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है। तो आपको याद रखना है कि अल्कली मेटल ये होते हैं। तो बताया जा रहा है कि हमने पढ़ा कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड, बट ये जो अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और इनकी डेंसिटीज लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी इनका भी मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी, यानी ये भी क्या है, एक्सेप्शन है मेटल्स के। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्या है, एक्सेप्शन है मेटल्स के, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो जहां भी आपको एक्सेप्शन मिल जाए वहां पे आपकी
दिमाग और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। फर्दर, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड। ये आप एक कुछ याद, एक ये चीज जो है, ये एक स्टेटमेंट आप परमानेंट याद रख लो, जो कि आगे चल के जितनी भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां बहुत ज्यादा आपके ऐसा काम आने वाला है ये चीज, कि जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स है, ठीक है, ऑल नहीं है, याद रखना है, यहाँ पे क्या है, मोस्ट। ठीक है, इन कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है जब भी आपको बुक रीड करना है, कि ऑल है या मोस्ट है। धीरे धीरे जब हम आगे और बुक को रीड करेंगे, अभी और चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको और भी समझ में आएगा कि हमें इस पे किस तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स। तो आपको याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको इनके ऑक्साइड्स में याद रखना है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। यहां तक हमने ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो इसके बारे में देखते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ दो तीन तरीके से देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मेटल्स आर बर्ट इन एयर। मेटल्स का रिएक्शन हम एयर के साथ देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला। तो फिर उसके बाद सेकेंडली हम मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर के साथ देखेंगे सेकेंड। एंड थर्ड जो हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टी होगा मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ठीक है, इन चीजों का देखेंगे, इसके साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी गाइस, वो एक्चुअली मेरा डॉग वॉक रहा है, तो प्लीज काइंडली बियर विद इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल्स का पढ़ लिया, यहाँ पे हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, जहाँ पे हमने तीन तरीके से देखा कि एसिड के साथ, वाटर के साथ और एयर के साथ हम रिएक्शन देखेंगे मेटल्स का, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। उसके बाद हम जंप करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन पे। तो पहले हम इसको खत्म करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको एक बार यहाँ पे आप देख लें जो कि हमने देखा है। अब आगे हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ देख रहे हैं कि मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तब क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे सी, जो मैंने कीवर्ड की बात कही थी, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, कि लिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सी, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा गया था, अगर ध्यान से देखो तो मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। मोस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया, ऑलमोस्ट ऑल, सारे ही। इसी तरीके से स्टेटमेंट बन जाएगा, सम, ऑल, इस तरीके से करके आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आता है वही सही गलत होता है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें और भी डिटेल में समझ में आएंगे। सी, अब हम आगे देखते हैं कि बताया जा रहा है कि जब मेटल किसी ऑक्सीजन के, कोई भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो हमने कॉपर टू ऑक्साइड बना। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा हमने एल्युमिनियम टू ऑक्साइड। अब ये बैलेंसिंग के बारे में हम किसी स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के। ठीक है, तो ये कॉपर टू ऑक्साइड का कलर आपको ध्यान रखना है, ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर टू ऑक्साइड। और हमने पढ़ा था कि ये सारे ऑक्साइड जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका कैरेक्टर क्या होता है, तो ये मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। आपको ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक ऑक्साइड्स। फर्दर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, जो हमने देख लिया। बट सम मेटल्स, सम मेटल ऑक्साइड, सी, अब बट आ गया सम, बट कुछ ऐसे भी हैं जो, अब यहाँ पे फिर एक्सेप्शन देखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक भी है और एसिडिक भी है, यानी एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, क्योंकि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि Al2O3 जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ भी रिएक्ट किया है और यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं किसी एसिड या बेस के साथ, तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, ये आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स है वो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड वाटर में घुलते नहीं है, बट सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। फिर एक्सेप्शन आ गया, तो ये चीज आपको फिर से याद रखनी है कि ज्यादातर, सी, अभी आपको ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बट सी अगर आप इसको सही से नोट्स बना लेते हो और सही से रिवाइज करोगे, दो चार बार रिवाइज कर लोगे, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। समझो, ठीक है, रटने पे फोकस नहीं करना है।
मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बट कुछ जो है डिसॉल्व हो जाते हैं अल्कलीज बनाने के लिए, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एग्जांपल ये आपको याद रखना है कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं अल्कली बनाने के लिए। अल्कली क्या है, तो वाटर सॉल्युबल, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उनको अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया क्या बनाने के लिए, अल्कलीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्दर, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ये ध्यान में रखना है कि ऑब्वियस बात है सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, तो वो कैसे ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट करेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑल मेटल्स जो है नहीं रिएक्ट करेंगे सेम रेट से। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, हमने देख लिया। अब बताया जा रहा है कि कौन से मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट है, सबसे ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको ओपन में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, आग पकड़ लेता है, आग लग जाता है इसमें। इसलिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल फायर ना क्रिएट करे, इसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। तो इसको ध्यान में रखना आपको कि मेटल्स जैसे पोटेशियम एंड सोडियम, ये दो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो कि खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में रखते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी बीपीएससी कई एक एग्जाम में ये सारे पीवाईक्यूज बनकर आए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्दर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है हमारा, वहां बताया जा रहा है कि द सर्फेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सरफेस होते हैं इन मेटल्स के, जैसे सोडियम सॉरी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे मेटल्स के सरफेस क्या होते हैं, ऑक्साइड से कवर होते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ऑक्साइड का, जिससे मेटल में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। आयरन डज नॉट, यहाँ बताया जा रहा है कि आयरन हीट करने पे बर्न नहीं करता, बट आयरन के जो पाउडर होते हैं वो विगोरसली बर्न कर जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना आपके। फर्दर, कॉपर नहीं बर्न करता, कॉपर डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करता, बट हॉट मेटल इज कोटेड, ठीक है, ब्लैक कलर्ड कॉपर टू ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है कॉपर पे। फर्दर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये इन लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए किसी चीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं और ऑक्साइड्स नहीं फॉर्म करते हैं अपना। ठीक है, तो कुछ एक मेटल्स के रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सा कितना रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव थे, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम सॉरी एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, ये सारे थोड़े मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। एंड फर्दर अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे जो कॉपर है, ये सारे जो है, ये सिल्वर एंड गोल्ड जो है, ये थोड़े और भी ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म बिल्कुल ही नहीं करते। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि ये चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही थी इनके साथ। ठीक है, तो यही सब डेटा हमने देखा इन सब के बारे में। सॉरी। फर्दर, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एनोडाइजिंग क्या है। तो एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के थिक लेयर को क्या करते हैं, मेटल पे प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। फर्दर, यहाँ बताया जाएगा सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बताया जा रहा है। हमने ऊपर भी देखा कैसे डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमें कहाँ रखना पड़ता है, इसको केरोसिन में रखना पड़ता है। फर्दर, मैग्नीशियम इज लेस विगोरस, इंप्लाइंग दैट इट इज नॉट एज रिएक्टिव दैट एज सोडियम। मैग्नीशियम जो है थोड़ा लेस विगोरस है, क्योंकि ये सोडियम जितना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। बट इन चारों एलिमेंट के बारे में हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इनके लिए अदर प्रोसेसेस लगेंगे, क्योंकि ये थोड़े लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इन सारे के ऊपर हमने देखा कि ऑक्साइड का लेयर होता है, तो सभी ऑक्सीजन के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिएक्शन करते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट करके हम नहीं पता कर सकते कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब हम देखेंगे मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज हो जाता है, ये आपको याद रखना। अब मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होता है हमने पीछे देख लिया, ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है,
और फर्दर जब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हमारा बन जाता है। बताया जा रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। हाँ, जो मेटल ऑक्साइड्स जो सॉल्युबल है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाए। बट ये चीज फिर से आप देख सकते हैं कि बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहाँ बताया जा रहा है कि सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ तो रीजन होगा क्यों नहीं करते हैं, क्या नहीं करते। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज का एक टर्म होता है जो कि अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखना कि सभी मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फर्दर मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। जो मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम ये तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। बताया जा रहा है कि रिएक्शन इतना ज्यादा वॉयलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है कि हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली फायर पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो तुरंत फायर कैच कर लेता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम प्लस वाटर, ये KOH बना, हाइड्रोजन एंड एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पे भी सोडियम प्लस वाटर, NOH बना, हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आपको याद रखना है। फर्दर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर थोड़ा लेस वायलेंट होता है, पोटेशियम एंड सोडियम ज्यादा वायलेंट होता है, उसके बाद कैल्शियम थोड़ा लेस वायलेंट होता है। ठीक है, हीट जो इवॉल्व होता है वो इतना ज्यादा नहीं हीट इवॉल्व होता है कि वो आग पकड़ ले, इसलिए ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा लेस वायलेंट होता है। यानी आग कहाँ निकलता है, सोडियम और पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आग निकलता है। फर्दर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करता है, क्या रीजन है। 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ये अब इसमें से आपको सही चुनना है। तो ये क्या रीजन है कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है फर्दर मैग्नीशियम वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, और क्या बनाता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी फ्लोट करता है। इसका भी सेम रीजन है कि हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है। तो हमने देखा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम ये दोनों क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर में। अब क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोट करते हैं। उसके साथ जो मेटल्स हैं एल्युमिनियम आयरन जिंक, ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट। ठीक है, क्योंकि ये इनको और भी ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जा रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी घट रही है, वो चीज यहाँ बताया जा रहा है। प्रोडक्ट सेम बन रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बस रिएक्शन चेंज हो रहा है वाटर ही, पर यहाँ गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर उसकी तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम। फर्दर बताया जा रहा है कि जो लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और वाटर भी तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स ही उसके साथ रिएक्ट कर पाएंगे जिनके अंदर ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो ये जो कॉपर लेड गोल्ड सिल्वर तो ये सारे तो नॉन रिएक्टिव ही होते हैं ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट में, इसी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है ये देखना है। तो बताया जा रहा है कि मेटल रिएक्ट करते हैं जब एसिड के साथ तो क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था तो हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं ना तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये आपको याद होगा अच्छे से अगर आपने सही से पढ़ा होगा। सी तो यहाँ पे आप देखो मेटल रिएक्ट करता है, मेटल क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, और यहाँ एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और यहाँ वाटर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेस नहीं है, यहाँ बेसिक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये याद रखना है कि जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉरी, मेटल ऑक्साइड्स नहीं, ओनली मेटल्स, सॉरी। तो ये मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, सॉल्ट प्लस ये हाइड्रोजन गैस बन गया। ये चीज यहाँ पे आपकी एक्टिविटी आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेना। इसके बेसिस पे यहाँ पे एक नीचे आपका ये दिया हुआ है कि जो कंक्लूजन है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। यहाँ पे 3-4 मेटल लिए गए थे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ऑल मेटल्स, कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। मेटल सैंपल्स लेने हैं, सोडियम पोटेशियम को नहीं लेना है क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, अब उस सारे सॉल्यूशन को, सारे मेटल्स को क्या करना है, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना है। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, तो हमें देखना है कि रेट ऑफ बबल किसमें फॉर्म
फॉर्मेशन तेजी से हुआ। कौन सा मेटल रिएक्ट किया विगोरसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कौन सा मेटल के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर नोट हुआ, एंड इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें अरेंज करना है। तो इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि HNO3 ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से जब हम मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उस वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे, और H2O वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। वही चीज यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ लिख के कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है HNO3, बट डोंट फॉल फॉर द ट्रैप एंड रिमेंबर दैट HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर बना देता है, ठीक है, और जो खुद होता है खुद रिड्यूस हो जाता है N2O NO NO2 किसी भी फॉर्म में, ठीक है। HNO3 है ना ये, ठीक है, ये क्या करता है इधर दे देगा वाटर के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा, और ये NO2 NO3 कुछ भी बना लेता है, अपना कंपाउंड NOx बना लेता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। बट इनके साथ भी एक्सेप्शन है कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व कर देते हैं। तो आपको एज अ होल ये ध्यान में रखना है कि सभी मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाता है। दो ऐसे मेटल्स हैं जिसके साथ डाइल्यूट HNO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो ही जाता है, और वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्दर बताया जा रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल के बारे में कहा जा रहा है, फास्टेस्ट किसमें था, तो मैग्नीशियम में था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम को हटा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फास्टेस्ट था, ये आपको याद रखना है। रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, मोस्ट एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन जो था मोस्ट एक्सोथर्मिक था इस केस में, ये भी याद रखना है। तो किस एलिमेंट के साथ ये सबसे ज्यादा विगोरस हुआ सोडियम एंड पोटेशियम के बाद, तो ये था मैग्नीशियम, जिसके साथ हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बबल्स का फॉर्मेशन भी फास्टेस्ट था और मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में कोई बबल फॉर्म नहीं हुआ और टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं हुआ, जिससे पता चल सकता है कि कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ। ये आपको याद रखना है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एक टर्म है आपका एक्वारेजिया, जिसका लैटिन नेम होता है रॉयल वाटर। ये है क्या, तो ये दो एसिड्स का मिक्सचर है 3:1 के रेशियो में, यानी 3 ग्राम ऑफ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो हमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, और उसको मिक्स करते हैं तो एक्वारेजिया बन जाता है, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है कि ये क्या करता है, गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट हर चीज से रिएक्ट नहीं करता है गोल्ड, बट यहाँ पे गोल्ड एक्वारेजिया को सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू सो अलोन। वही चीज बताया जा रहा है कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करें गोल्ड को तो वो नहीं होगा, या फिर नाइट्रिक एसिड में करें तो भी नहीं, अकेले ये दोनों एसिड नहीं कर सकते ये काम। पर जब हम एक्वारेजिया बना देते हैं इनको मिला के 3:1 के रेशियो में, तो ये क्या करते हैं, गोल्ड को भी क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक्वारेजिया बताया जा रहा है कि हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। यहाँ ये आपको याद रखना है कि एक्वारेजिया गोल्ड एंड प्लेटिनियम को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं अपने में। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि एग्जाम में आपके पूछ सकता है। फर्दर आपको ये नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि क्या होता है कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन में अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका एग्जांपल एक आएगा जो मैं बता दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था कि सपोज यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, और इसको हमने आयरन से रिएक्ट करा है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर सल्फेट बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके एक्टिविटी में पूछा भी है कौन सा रिएक्शन है, तो वो चीज हम देख लिया। यहाँ बताया जा रहा है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। ये याद रखना है आपको कि सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, या सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब वाटर में मिक्स्ड हो एक्वस फॉर्म, या फिर मोल्टेन फॉर्म में, तभी क्या करेंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएंगे, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग डाल रखी है, आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, कि ये आयरन एल था, आयरन एल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ आयरन एल क्या होता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ आयरन क्या कर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इस आयरन एल को हमने इसमें डाला, फिर यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हो ये चीज
कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका कलर यहाँ कॉपर वायर, ये कॉपर इस पे आ गया और आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को, और ये सॉल्यूशन बन गया आयरन सल्फेट। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद रखना है कि जो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें अगर हम आयरन नेल डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो कॉपर है उसको कौन करता है डिस्प्लेस, आयरन डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, और वो कॉपर क्या होता है इस नेल पे जाकर स्टिक हो जाता है, यानी इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो इसको आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, ये एक टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हमने पीछे पढ़ा कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर ले रहा है तुरंत से, कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्शन दिखा रहा है, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक ये सब होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम को देख रहे हैं हम तो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन के बारे में हमने देखा कि वो क्या है, स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। तो ये किस तरीके से डिसाइड हो रहा है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज आपका, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर ये सारे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल से, इसलिए जल्दी कहीं रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक, जो कि हमने पीछे पढ़ा। ओनली एक केस में हम देखा डिसॉल्व हो जाता है गोल्ड और प्लेटिनम, कहाँ पे, एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में क्या होता है, HNO3 प्लस HCl का, HCl एंड HNO3 का, HCl प्लस HNO3 का क्या होता है 3:1 के रेशियो में सॉल्यूशन होता है, जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है, अदरवाइज गोल्ड इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना तो आप, मैं एक ट्रिक से याद रखता हूँ, आप भी लिख लेना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो को स्लो करके एक बार नोट कर लेना। तो कहते हैं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर एंड मरकरी सेव्ड गोल्ड। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप प्रैक्टिस करना आपको याद हो जाएगा। तो इजिली आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पे अब कौन सा मेटल जो हमने देखा था कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा कोल्ड वाटर के साथ और कौन सा स्टीम के साथ। ठीक है, तो कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, उसके अंदर एनर्जी बहुत कम है, तो वैसे मेटल्स ही रिएक्ट कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कम एनर्जी किसके लिए चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी, उसको कम एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप याद रख लो, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया। उसके साथ-साथ 2 चीज़ आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, को कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का बबल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? उसके साथ-साथ हमने देख लिया ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इनको एनर्जी अब ज्यादा चाहिए, तो अब हॉट वाटर चाहिए। अब जब यहाँ हॉट वाटर हो गया, अब ये तीनों की बारी आती है एल्यूमिनियम जिंक आयरन, तो क्या होता है, ये और भी ज्यादा क्या कम कम रिएक्टिव है, तो इनके लिए स्टीम चाहिए, क्योंकि गैस में और ज्यादा एनर्जी होती है, हमने लैटेंट हीट पढ़ा था। तो इस तरीके से ये तीनों क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और उसके अलावा बाकी के ये आयरन के नीचे ये सारे रिएक्ट करते ही नहीं वाटर के किसी भी फॉर्म से। तो बस ये 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, वाटर के साथ। अब किस फॉर्म में करते हैं वो चीज हमने डिस्कस कर लिया, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, हमने इसको भी देख लिया किस तरीके से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म्ड इन दिस मैनर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, आगे अगर जरूरत लगी तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, फर्दर आयनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स बताया जा रहा है, तो फिजिकल नेचर बताया जा रहा है कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। सॉल्युबिलिटी जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो बस आपको यहाँ पे आपका फिर से काम चालू हो गया कि आपको ये एक वर्ड याद रखना है, नेगेटिव वर्ड दिख गया कि ये क्या है, इनसॉल्युबल है किस चीज में, जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे केरोसिन पेट्रोलियम, इन सब में सॉल्युबल नहीं होते, ये सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करना है, तो आई गेस इसको हम सेकंड एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो, और नेक्स्ट वाला वीडियो छोटा ही होगा, तो हम सेकंड चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, सॉरी सेकंड वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तब तक आप ये केमिकल, हमने यहाँ पे जो 3 चीजें थी हमने यहाँ पे इसको देख लिया है, इस पे आप फोकस कर लेंगे कि मेटल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनी कंपाउंड, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। टिल देन आप बने रहें। जय हिंद। हम जल्दी ही आपके साथ ये दोनों बचे हुए चैप्टर्स के सेक्शन को कवर करके आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।